अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू कर रखी है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे सुनगर भटवाड़ी के पास देर रात चट्टान गिरने से बाधित हो गई। इससे दोनों ओर की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है और कई गाड़ियां और सेना के कई ट्रक फंस गए हैं। हाईवे बंद होने से चीन बॉर्डर, गंगोत्री धाम सहित कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। जिला प्रशासन और बीआरओ के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुट गए हैं, लेकिन मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर, मलबा आ जाने से मार्ग खोलने में अधिक समय लग सकता है। रात्रि के करीबन 12:30 बजे करीबन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है और इसके जो बाजू में है, इसके बाजू से जो पूर्ण रूप से जो रोड टूट चुकी है। और बातचीत करने के लिए जगमोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जगमोहन, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? कब तक मार्ग खुल पाएगा और किस तरीके के वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं? अनुपम, देखिए, देर रात की ये घटना है और जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसपे बड़े बड़े बोल्डर और जो रोड है उन बोल्डरों के कारण धंस गई है। तो वहां पे अभी भी मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है और जो वहां पे सेना के वाहन और स्थानीय लोगों के वाहन है वो सैकड़ों की संख्या में वहां पे खड़े हैं। जिला प्रशासन, बीआरओ और आपदा प्रबंधन लगातार रोड खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर वहां पे आए हैं उस कारण से जो बताया जा रहा है, अभी आपदा प्रबंधन से जो हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे लग सकते हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे को सुचारू करने में। और वहां पे जो सेना के वाहन है जो बॉर्डर तक जाते हैं और जो गंगोत्री धाम के जो पंडा पुरोहित और 80 से ऊपर के गांव वहां पे हैं, तो उनको भी दिक्कतें हो रही और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो गई, वहां पे सेना को रसद पहुंचाने में और जो जरूरी सामान है उसको पहुंचाने में वहां पे लोगों को दिक्कतें हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीरथ कैबिनेट की बैठक आज सुबह सचिवालय में 11 बजे मीटिंग होगी। इसमें सप्लाई विभाग, उच्च शिक्षा, परिवहन, पर्यटन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं कोविड से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की जा सकती है। तीरथ कैबिनेट की आज बैठक होनी है। परिवहन, पर्यटन पर भी प्रस्ताव संभव है। कोविड से जुड़े मामलों पर भी चर्चा संभव है। तो तीरथ कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। सप्लाई विभाग, उच्च शिक्षा पर प्रस्ताव, परिवहन, पर्यटन पर भी प्रस्ताव संभव है। कोविड से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। सुनील नप्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कौन कौन से अहम मसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है और किन फैसलों पर मोहर लग सकती है? देखिए अनुपम, आप कैबिनेट में जो बैठक है उसका महत्वपूर्ण विषय जो कोविड को लेकर हो सकता है कि जिस तरह से पहाड़ों में कोविड संक्रमण फैला है, थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, उसके मद्देनजर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तैयारियां होनी है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सरकार ने कहा था कि जो सीएचसी और पीएचसी है उन तमाम जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो पहाड़ में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, जो अन्य सुविधाएं हैं, खासकर थर्ड वेव में जिस तरह से बच्चों के संक्रमण की आशंका जताई जा रही है, तो बच्चों के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और किस तरह से जो कोविड संक्रमण है उससे आम लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर भी आज कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार कोविड कर्फ्यू भी जारी है। इस कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सप्लाई डिपार्टमेंट से भी एक प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें अभी तक जो एपीएल कार्ड धारक है उनको सरकार 7.5 किलो राशन अभी तक देती थी, लेकिन कोरोना काल में डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि अब करीब 1 साल तक 20 किलो राशन एक कार्ड पर दिया जाएगा। तो इस पर आज कैबिनेट की मोहर लगेगी और यदि ये फैसला आता है, इस पर कैबिनेट सहमति जताती है, तो ये कोरोना काल में एपीएल कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के 2146 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 81 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 6306 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 39,000 के करीब हो गई है। देहरादून में 330, हरिद्वार में 219, नैनीताल में 261, उधम सिंह नगर में 205 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में वैक्सीन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोगों का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है
और अगर यही स्पीड रही तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। उत्तराखंड में 18 से 44 साल के लोगों की संख्या करीब 50 लाख है, लेकिन मई में शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान में 26 मई तक 2,40,000 लोगों को ही वैक्सीन की सिंगल डोज लग पाई है। 45 साल के ऊपर से 21,55,000 लोग वैक्सीन के सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ 6,80,000 लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग पाई है। ऐसे में अगर यही स्पीड और हाल रहा तो पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। जबकि पहले टारगेट हर दिन 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का था, वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने माना है कि वैक्सीन की कमी है। वहीं वैक्सीनेशन की कमी पर सियासत भी शुरू हो गई है। वैक्सीन की कमी को लेकर जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य निदेशालय में धरना दिया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यही हाल रहा तो वैक्सीनेशन सालों तक चलेगा। 4 वाले में तो ये सब 1-2 दिन की ही हमारी बची हैं और जो फर्दर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो 45 अबव वाले हैं उनकी अभी है, उनकी चल रही है, उनमें कमी नहीं, उनकी लगातार चलती जा रही है, उनका आ भी रहा है। थोड़ा सा हमारा ये वाला लॉट है जिसका भी बस हमने वो करा है पेमेंट बेस पे, तो हम लोग पेमेंट भी कर चुके हैं फैक्ट्री को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, तो हमारे फर्स्ट वीक में शायद 7-8 तारीख तक आ जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के पास 18 से 44 साल के लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन बची है और करीब 2 लाख वैक्सीन की अगली खेप जून के पहले हफ्ते तक राज्य को मिलेगी और इस हाल में आपके पास इंतजार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के 20 से ज्यादा गांव इस समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन गांवों के सैकड़ों लोग बुखार खांसी से परेशान हैं, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन सिर्फ कागजों में ही बने हैं। धौलादेवी ब्लॉक के बेलक गांव में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो पता चला कि यहां पर आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगी थी। प्रशासन ने गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव में बड़ा संकट अभी आया है क्योंकि इस गांव के सारे लोग लेबर क्लास लोग हैं। 90% लोग रोज़ कमाते हैं और शाम को अपने आजीविका चलाते हैं और जिनके सामने अभी बहुत बड़ा कष्ट खासकर रोजी रोटी का है। कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे सभी परिवारों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। साग सब्जी खाना पीना, क्योंकि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले बंदे हैं। यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी उचित व्यवस्था इस दुखद घड़ी में नहीं करी गई है। गांव में उसके बाद जब जांच कराई गई तो गांव में 3 दर्जन के करीब लोग जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद हमारे गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे घोषित कर दिया गया है 26 तारीख को रिपोर्ट आने के बाद। उसके बाद जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नए यहाँ पे बैरियर लगाए गए हैं। ये है धौलादेवी ब्लॉक का बेलक गांव, जहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित हैं। प्रशासन ने कागजों में माइक्रो जोन तो बना दिया, लेकिन गांव में आके देखा जा सकता है कि न तो कहीं कोई पुलिसकर्मी तैनात है और न ही कहीं बैरिकेडिंग किया गया है। गांव वालों के सामने रोजी रोटी का संकट है क्योंकि ये रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, बेलक, अल्मोड़ा। टिहरी में गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल टीमें बढ़ा दी गई हैं और गांव में सैंपलिंग भी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घनसाली, प्रतापनगर और धौलदार में कई टीमें भेजी जा रही हैं। इन जगहों से लोगों में बुखार और खांसी की शिकायतें आ रही हैं। सैंपलिंग के साथ ही कोविड किट भी ग्रामीणों को दी जा रही है। सीएमओ का कहना है कि अभी 41 मेडिकल टीम गाँव में विजिट कर रही हैं और सैंपलिंग भी तेज कर दी गई है। हमारे वहाँ पर अभी जो है 41 टीम जो है हमारी मोबाइल टीम हमने कर दी है और 22 स्टैटिक टीम्स हैं जो कि सैंपलिंग हो रही है, जिनके द्वारा लगातार जो मोबाइल टीम है जहाँ से भी हमारे पास दूरस्थ क्षेत्रों से जो भी कॉल आ रही है किसी को भी सिम्टोमेटिक होने की या कोई पॉजिटिव होने की, तो वहाँ पर हमारी टीम मूव करती है, वहाँ पर सैंपलिंग हो रही है और उनको किट्स जो है वहीं पर प्रोवाइड की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पार्टी को पुराने गलत फैसलों से सबक लेने की सलाह दी है ताकि 2022 में पार्टी का भला हो सके और कांग्रेस फिर सत्ता में लौट सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को भरोसा है कि 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं 2017 में हार के बाद अध्यक्ष पद से हटाए गए किशोर उपाध्याय को भी 2022 की चिंता सता रही है। अपने एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इशारों में पूर्व सीएम हरीश रावत को निशाने पर लिया है और 2016 में राज्यसभा सांसद के चुनाव और फिर 2017 की हार का जिम्मेदार भी बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी 2022 चुनाव के लिए सोच समझ कर काम करे।
तो ये सही वक्त है जब उस पर विचार किया जाए और उस सबको ठीक किया जाए। भाई सारे के सारे लोग चुनाव हार गए, आपने किशोर उपाध्याय को क्यों हटा दिया भाई अध्यक्ष पद से? आप ये देखिए कि हरीश रावत जी भी 2 जगह से चुनाव हारे, वो CWC में आपने और महामंत्री भी बना दिया। उत्तराखंड कांग्रेस को चुनाव चेहरे पर लड़ना चाहिए, इस बात की वकालत पूर्व सीएम हरीश रावत ने की थी। पर अब किशोर उपाध्याय का बयान उसी प्लान पर किसी हमले से कम नहीं है। वहीं प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन चुनाव में चेहरा कोई नहीं होगा। के अंदर हम फेस को लेकर के चुनाव में जाएंगे या बिना चेहरे के चुनाव में जाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमारे प्रभारी जी हैं उन्होंने एक बार नहीं कई बार आप सबको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपने बयानों से भी जो है अवगत करा दिया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है ये जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। साफ है कि कांग्रेस ने भले ही खुलकर 2022 के सियासी दांव पेच न दिखाए हो, लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ चल जरूर रहा है और ये किशोर उपाध्याय के बयान ने साफ भी कर दिया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व PCC चीफ किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। राज्यसभा के लिए मेरा नाम था लेकिन मैं नहीं गया, मैं पार्टी को मजबूत करने में लगा था। पूर्व सीएम हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह आज बड़े पद पर हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर आज भी काम कर रहा हूं। लेकिन 2022 के लिए अभी से कांग्रेस को सचेत होने की आवश्यकता है। उपाध्याय को राज्यसभा जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बोर्ड स्टूडेंट्स अपने कैरियर को लेकर टेंशन में हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है और न ही ये स्पष्ट हो पाया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी एग्जाम को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम के साथ करियर और कॉलेज में एडमिशन सहित कई सवालों को लेकर असमंजस में हैं। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स का तो कहना है कि स्कूल ने उनकी सुध लेना तक छोड़ दिया है। वहीं पेरेंट्स भी बच्चों की परेशानी को देखते हुए टेंशन में हैं। पता नहीं है अभी किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, कॉलेजेस के एंट्रेंसेस पर या बोर्ड एग्जाम्स पर, और फिर अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स देने तो किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, कुछ नहीं पता अभी। और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्या पढ़ें, कब होने हैं। लाइक अभी कह रहे हैं कि जुलाई में होंगे, फिर सितंबर तक रिजल्ट आएगा, कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, कुछ नहीं पता। टेंशन तो है ही है क्योंकि बच्चे एक साइड हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेपर देने के लिए भेजते हैं तो बच्चों के इन्फेक्टेड होने का डर है, और अगर हम पेपर नहीं चाहते हैं कि अगर पेपर ना हो तो बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद होने का डर है, क्योंकि 12th के बेसिस पे ही जो है वो आगे एंट्रेंस हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज पे मिलता है। तो बच्चे वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। इस टाइम बहुत प्रेशर में है, ना वो 12th के अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ना एंट्रेंस पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल बताते हैं कि बच्चों के लगातार उनके पास एग्जाम को लेकर फोन आ रहे हैं और कुछ बच्चे कोविड को लेकर डर भी रहे हैं। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैडम हमें वैक्सीन कब लगेगी, मैडम हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो एग्ज़ाम देंगे, ये भी क्वेरीज आ रही हैं। फिर हमें तो जैसे भी शासन प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइंस होंगी हम उनको फॉलो करेंगे। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक 12वीं बोर्ड के एग्जाम को लेकर कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बच्चों की टेंशन भी बढ़ रही है। न्यूज़ 18 स्वागत है। ब्रेक के बाद चंपावत में कोरोना महामारी के दौरान कई कोरोना योद्धा की तरह मददगार बने हुए हैं। कोविड की महामारी के बीच BNK अस्पताल भी कोरोना मरीजों को 2 टाइम का पौष्टिक खाना उपलब्ध करा रहा है। इन कोरोना योद्धाओं के अस्पताल स्टाफ भी तारीफ कर रहा है। अभी जो कोविड पेशेंट है हमको जहां से मिल रही है सूचना, हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था हम जितने हमारे यहाँ पर संक्रमित भाई एडमिट हैं उनके लिए हम पौष्टिक और संतुलित आहार जो कि कोविड में आवश्यक है वो उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है BNK हॉस्पिटल की तरफ से, वहाँ पर जो भी दे रहे हैं मरीजों को
ये बहुत बड़ी सेवा है, ये जन सेवा सब तक पहुंचनी चाहिए। कोविड कर्फ्यू में बीमार या बुजुर्ग लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए देहरादून की एक महिला समूह ने अनूठी पहल की है। अलग अलग सरकारी अस्पताल के बाहर 4 ई-रिक्शा जरूरतमंदों को अस्पताल तक से घर तक छोड़ने की फ्री में सर्विस दी जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन और सीएमआई अस्पताल के बाहर 4 ई-रिक्शा एक महिला समूह के द्वारा लगाए गए हैं, जो बुजुर्ग लोगों को कोविड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 बजे के बाद फ्री सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें अस्पताल के बाहर से लोगों को उनके घर तक छोड़ना शामिल है। महिला समूह को यह आइडिया लोगों को हो रही दिक्कत को देखते हुए आया। साथ ही ई-रिक्शा न चलने से जो लोग बेरोजगार हो गए थे, उनको भी रोजगार मिलने लगा और ई-रिक्शा चलाने वालों को 15 दिन के 3000 रुपए और महीने के 2 राशन किट भी दिए जा रहे हैं। दोपहर में 12 बजे के बाद स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, तो यहाँ कोई कन्वेंस नहीं मिलती। जो लोग अपने तीमारदार यहाँ पे आते हैं, लोग उन्हें वापस जाना है, कुछ भी है, तो तब हमने लगा कि हमें ये ई-रिक्शा सर्विस अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर ई-रिक्शा वालों के साथ भी ये इशू आ रहा था कि वो लोग भी घर में खाली थे, उनके भी रोज़गार का बहुत इशू हो रहा था। ये 3000 रुपये दे रहे मैम 15 दिन के ना, और राशन की किट दे रहे हैं, प्लस राशन दे रहे हैं, और हमें रोजगार मिल गया मैडम, और बुजुर्गों की सहायता होगी। जो लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उन्हें लेके जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि 11 बजे के बाद लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन मरीजों को निःशुल्क सेवा मिलने से काफी राहत है। ये जो है दोपहर को 12 बजे के बाद जो है ये फ्री सर्विस करते हैं। यहाँ जो परेशान लोग आते हैं, उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती, ये छोड़ के आते हैं उसे। अभी ये डोई वाले में भी छोड़ के आया था। एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरा कम कर देती है। ऐसी ही एक कोशिश इस महिला समूह के द्वारा की गई है, जो बेरोजगार को रोजगार देने के साथ ही जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र नैनीताल के कैंची धाम में इस बार भी आस्था का मेला नहीं लगेगा। पिछले साल की तरह सादगी के साथ 15 जून के महोत्सव को मनाया जाएगा। मंदिर में भीड़ न हो, इसको लेकर मंदिर प्रबंधन बाबा के भक्तों से अपील कर रहा है कि जो जहां है वहां से भाव रूप में अपने बाबा महाराज को अर्पण करें। इसके साथ ही मंदिर में भोग बाबा के लिए जरूर लगेगा, लेकिन मालपुए के प्रसाद का वितरण नहीं होगा। 15 मई से शुरू पाठ भी सुबह शाम मंदिर में हो रहा है। जो आप लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं मालपुआ का, उसका प्रबंध तो अब हो भी नहीं पाएगा। अगर हम आज और कल में भी खुल जाता है तो, लेकिन अभी तो संभावना नहीं है खुलने की, दिखने की, तो अनिश्चितता बनी हुई है। पहले भी ये हो गया था। हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी आगे आकर प्रशासन की मदद कर रही हैं। प्रेम नगर आश्रम के बाद श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की ओर से 35 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार कर प्रशासन को सौंपा गया है। इसमें बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित जरूरी बुनियादी सुविधाएं जरूरतमंदों को दी जाएंगी। आज जिलाधिकारी सी रविशंकर की मौजूदगी में आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन सेंटर जरूरतमंदों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फिलहाल अराउंड 35 बेड्स का जो है एक आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जो है एक शुरुआत हुआ है। फिलहाल इसमें 2 प्रकार का विचार अभी है कि एक कोविड केयर सेंटर के रूप में भी ये काम कर सकता है। दूसरा, जो कोविड से ट्रीट होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं, मगर कुछ लोगों को उसके बाद भी ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है रखा जा सकता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।